अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आसिम रियाज एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी डॉट। आज हम डिस्कस करेंगे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के ऊपर। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के स्पेसिफिकली रेंटल के ऊपर हम बात करेंगे कि अगर किसी बंदे ने एक अपार्टमेंट रेंट करना है गुलबर्ग लाहौर में, तो उसकी क्या प्राइसेस हैं, क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं। इस डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद है फतेह। हम इनके पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या अवेलेबिलिटी है, क्या रेंटल्स हैं और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं किसी ऐसे अपार्टमेंट को रेंट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फतेह भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसे? आज का हमारा टॉपिक हमने जैसे आपसे डिस्कस भी किया, गुलबर्ग में हम लोग रेंटल अपार्टमेंट्स की बात करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सही। सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि गुलबर्ग में अगर हम रेंटल अपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब तो वैसे तो बहुत वास्ट मार्केट हो गई है गुलबर्ग में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की, बट टू नेम अ फ्यू, देयर आर अपार्टमेंट्स बाय द नेम ऑफ स्टर्लिंग रेजिडेंसी, 19Q, 18 गुलबर्ग, कैसेरीना, हाइड पार्क। मतलब ये वो बिल्डिंग्स हैं जो कि अब ऑपरेशनल हैं, वहाँ पर लोग रह रहे हैं, वहाँ की फैसिलिटीज़ लोग मैनेज कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। टू नेम अ फ्यू, दीज आर सम ऑफ द बिल्डिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन गुलबर्ग राइट नाउ। ठीक है। अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करें तो रफली कितने बेड्स और कितने स्क्वायर फुट के हिसाब से इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया होता है? सो अब ऑन एन एवरेज आपको ज़्यादातर गुलबर्ग में मिलते हैं 2 से 3 बेडरूम के अपार्टमेंट। सही लेकिन है। अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसमें वो 1 बेड को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं भी जिसमें उन्होंने 1 बेड के कुछ अपार्टमेंट्स बनाए भी हुए हैं। तो अगर 1 बेड आप समझ लें समवेयर अराउंड 800 टू 1100 1200 स्क्वायर फीट का हो जाता है। जो 2 बेड का अपार्टमेंट होता है वो 1200 टू 1600 स्क्वायर फीट का हो जाता है। ओके। और जो 3 बेड का अपार्टमेंट है उसकी थोड़ी सी ज़रा रेंज बढ़ जाती है, क्योंकि सही। उसमें 1500 से लेके 3000 स्क्वायर फीट तक आ जाते हैं अपार्टमेंट्स। और जो बड़े यूनिट्स हैं उसको आप पेंट हाउस भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि दे आर वेरी ह्यूज ऑन सही। द टॉप लेवल। सही। इस तरह बेसिकली होता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट नहीं था अपार्टमेंट्स का जो हाँ कि जी। कुछ अरसा पहले ही शुरू हुआ है। हाँ सो जी। अभी अगर हम फैसिलिटीज की बात करें तो इस तरह की जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, इनमें किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं? सो आसिम भाई, वेरी वैलिड क्वेश्चन। क्योंकि कोविड से पहले ऐसा बननी शुरू हो गई हुई थी, कुछ चीज़ें थी भी मार्केट में, लेकिन वो फुटप्रिंट नहीं मिल पा रहा था लोगों को कि जी हम घर पे ही गाड़ी खरीदते थे, घर ही रेंट आउट करते थे और वही सब कुछ चल रहा होता था। लेकिन कोविड के बाद से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम बढ़ गई अपार्टमेंट की तरफ। और जब इमरान खान की भी जब गवर्नमेंट थी तब उन्होंने भी वर्टिकल हाइट्स पे ज़्यादा किया इस चीज़ को। और अभी भी रिसेंट जो हमारी है हुकूमत, उसने भी वर्टिकल हाइट्स पे ज़्यादा जोर दिया हुआ है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। जो फैसिलिटीज़ हैं, अब हमें एक ही छत के नीचे हमें जिम मिलता है, हमें पूल मिलता है, स्विमिंग पूल, हमें रूफटॉप गार्डन मिलता है, वहाँ पर बारबेक्यू पिट्स बनी हुई है, आपको फुली मेंटेन्ड बिल्डिंग मिलती है जिसमें आपके 24/7 सर्वेलेंसेज होती हैं, आपकी सिक्योरिटी होती है, आपके बैकअप जनरेटर्स होते हैं, आपकी डेजिग्नेटेड कार पार्किंग होती है। सो दीज आर द फैसिलिटीज़ विच यू फाइंड इन वन रूफ, अंडर वन रूफ। इसकी वजह से लोग अब उनकी तरफ उनका रुझान ज़्यादा हो गया हुआ है। सही। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं रेंटल अपार्टमेंट्स के ऊपर। जी। सो हमें थोड़ा सा बताइएगा कि जो अपार्टमेंट्स हैं ये फर्निश्ड मिलते हैं, अनफर्निश्ड मिलते हैं, या किस तरीके से ज़्यादा इनकी अवेलेबिलिटी होती है? ओके। सो दोनों जगह हैं। ठीक है। अनफर्निश्ड भी है और फर्निश्ड भी है। अनफर्निश्ड का अब रेंटल जो है वो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ज़्यादातर हमें 2 बेड और 3 बेड के अपार्टमेंट ज़्यादा मिलते हैं सही। रेजिडेंशियल गुलबर्ग के अंदर। तो अगर मैं आपको वही चीज़ें अगर आपको मैं कोट करूं, तो 2 बेड का अपार्टमेंट अगर हमें अनफर्निश्ड मिल रहा हो विच इज़ ऑन एन एवरेज Average. प्राइस, दैट इज समवेयर अराउंड 200,000 रुपीज़ 200,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट। पर 200,000 रुपीज़ फॉर द अपार्टमेंट 200,000 स्क्वायर फुट। नो 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 200,000 रुपीज़। 200,000 जो रुपीज। 2 बेड का अपार्टमेंट होता है ठीक है। उसका जो किराया होगा ठीक वो है। तकरीबन 2 लाख रुपए के आसपास होगा ठीक है। अनफर्निश्ड का। अनफर्निश्ड। उसी 2 बेड के अपार्टमेंट को अगर हम फर्निश कर देते हैं और फिर हम उसको रेंट के लिए चढ़ाते हैं, तो वो आपका रेंटल हो जाएगा फ्रॉम 225 टू 250। ठीक है। 100,000 रुपीज़। ठीक है। तो ये होता है स्क्वायर रेंट। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में जो पर स्क्वायर फुट आप पे बात आती है ना, वो रेंटल्स में नहीं होती है, वो ज़्यादातर चली जाती है कमर्शियल के ऊपर। ओके। क्योंकि कमर्शियल में वो पर स्क्वायर फुट मांग रहे होते हैं ठीक है। आपसे। रेजिडेंशियल में दे ऑलवेज आस्क फॉर द होल मंथ अमाउंट। ठीक है। इस तरह फिर वो होता है। ठीक है। हाँ जी। और इसके अलावा अगर हम 3 बेड पे जाते हैं 3 तो बेड का अगर आप पूछेंगे तो 3 बेड का जो अनफर्निश्ड अपार्टमेंट होता है दैट स्टार्ट्स समवेयर फ्रॉम 250 ठीक है। और जाता है 275 तक। और ठीक अगर है। हम उसको फर्निश कर देते हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 275 गोज अप टिल 350 टू इवन 4 लाख रुपीस।
ठीक है, और इसके अलावा अगर सिंगल बेड की बात करते हैं? वन बेड का अगर आप बात करेंगे जिसकी लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री होती है, तो अनफर्निश्ड अगर आप उसको करें तो आपका वो 100,000 से 120-125,000 आपका मिलता है, और अगर आप उसी को फर्निश कर देंगे तो वो 1.5 लाख के आसपास आपको 1.5 लाख मिल जाती है। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई कि हमारे मंथली जो हमने एक इंस्टॉलमेंट या किराया देना है उसका। हाँ जी। इसके अलावा और कॉस्ट क्या क्या होती है इसमें ऐड? ओके, सो नॉर्मली आपका इसके अलावा एक तो दो तरह की आप कॉस्ट बेयर कर रहे होते हैं इन अपार्टमेंट्स के अंदर, तीन तरह की, सॉरी। एक कॉस्ट वो होती है जो आपने जो मैंने आपको रेंटल बताया, जो कि जाता है टू द ओनर ऑफ द अपार्टमेंट, जिसको हम लैंडलॉर्ड कहते हैं। ठीक है। एक कॉस्ट होती है जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, जिसको हम सर्विस कॉस्ट भी कहते हैं, जिसको हम कैम चार्जेस भी कहते हैं, कॉमन एरिया मैनेजमेंट, ठीक है, उसको कहते हैं। उसमें वो जो कॉस्ट होती है वो पर स्क्वायर फुट पे होती है, ठीक है, जिसका ऑन एन एवरेज गुलबर्ग में जो लिया जाता है वो है समवेयर अराउंड 20 रुपीज पर स्क्वायर फुट। सो इफ एन अपार्टमेंट इज अराउंड 1000 स्क्वायर फीट, तो जब व्हेन यू मल्टीप्लाई दैट बाय 20, तो इसका मतलब है 20,000 पर मंथ आपको उसका दे रहे हैं एज अ मेंटेनेंस चार्ज। और इसमें क्या क्या चीजें, और इसमें मेंटेनेंस के अंदर जो चीजें पूरी वो रिकवर कर रहा होता है, उसमें बिल्डिंग मेंटेनेंस, आपके लिफ्ट्स की मेंटेनेंस, आपके बैकअप जनरेटर की मेंटेनेंस, आपके जो वहाँ पर पूरे का पूरा सिक्योरिटी का जो अमला है वहाँ पर सारा स्टाफ जिसे हम कहते हैं, उनकी सैलरीज, आपका अगर उस बिल्डिंग में अगर पूल, जिम, रूफटॉप गार्डन्स वगैरह बनाए हुए हैं तो उसकी सारी मेंटेनेंस वो सारा फिर वो कैटर कर रहा होता है, ये पर स्क्वायर फुट। ठीक है। और अगर मैं फैसिलिटीज की बात करूं, इस तरह के जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, फैसिलिटीज क्या क्या हैं ज़्यादा? फैसिलिटीज नॉर्मली अभी सारी जो बिल्डिंग्स हैं ना जी, जिनका मैंने नाम भी लिया और इसके अलावा भी, वो सारी हैं लग्जरी बिल्डिंग्स। ठीक है। तो अब इस लग्जरी के अंदर आपको वो क्या लग्जरी दे रहे हैं, आपको डेजिग्नेटेड कार पार्किंग देते हैं, आपके हर बिल्डिंग के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट जिम बनाया हुआ है उन्होंने विद आउटस्टैंडिंग मशीनरी। आपको इवन ट्रेनर्स भी देते हैं इफ यू वांट टू। फिर स्विमिंग पूल है, अगर स्विमिंग पूल का भी ट्रेनर चाहिए तो वो भी आपको वो ऑन डिमांड वो आपको दे सकते हैं। सही, जाहिर सी बात है उसके चार्जेस उसके अप्लाई होते हैं। ठीक है। एंड देन कुछ बिल्डिंग्स ने रूफ के ऊपर रूफटॉप गार्डन बनाया हुआ है, जिसमें सिटिंग एरिया बना हुआ है, बॉनफायर पिट्स बनाई हुई हैं, बारबेक्यू प्लेस बनाई हुई है। तो ये फैसिलिटीज हैं जो कि आपको वो आपके डोर स्टेप पे देते हैं। ठीक है। इसकी जो रफली जो कॉस्ट आपने बताई है, जैसे आप पूल यूज कर सकते हो, जिम यूज कर सकते हो, इसका एडिशनल चार्जेस होते हैं? नो, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दीज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के, जो मेंटेनेंस आप कॉस्ट दे रहे हैं ना जी एक हर महीने की, वो सारी ये चीजें बेयर करता है। उसमें देयर इज नथिंग टू, आपने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं देनी। हाँ, ओनली एन एक्स्ट्रा कॉस्ट अप्लाइज ऑन दोज थिंग्स। अगर फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर है जो वहाँ पर रह रहा है और उसने अपना वो जो कॉमन एरिया है उस जगह का या जो पूल है वो उसने अपने लिए बुक करना है, अच्छा, रिजर्व करना है फॉर एन आवर, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, तो वो उसको प्रायर नोटिस देना पड़ता है जो बिल्डिंग मैनेजमेंट है उनको, और उसके हार्डली में बहुत ही मिनिमल से चार्जेस होते हैं जो उनको पे अप करने पड़ते हैं फॉर दैट अमाउंट ऑफ टाइम। तो वो पे कर देता है, वो बुकिंग करवा लेते हैं अपनी। अच्छा फतेह भाई, एक चीज और बताइएगा, कुछ सर्वेंट क्वार्टर्स वगैरह भी इनके साथ अवेलेबल होते हैं? सारी बिल्डिंग्स में आपको सर्वेंट क्वार्टर्स मिलते हैं, जिसमें 2 लोगों की अकोमोडेशन होती है, कॉमन बाथरूम्स मिलते हैं आपको, किचन। और वो अटैच्ड होते हैं उनका अलग कोई उन्होंने? नहीं, कॉमन जो क्वार्टर्स हैं दोज आर सेपरेट, लेकिन जो बाथरूम्स हैं दोज आर कॉमन। शावर एरियाज डिफरेंट हैं, मतलब 3-3, 4-4 शावर एरियाज बनाए हुए हैं और बाथरूम सेपरेट बनाए हुए हैं, जिसमें आप सारे जो सर्वेंट्स हैं वो एंटरटेन हो जाते हैं। कुछ के तो उन्होंने किचन्स भी नीचे ही बना के उनको दिए हुए हैं। ज्यादातर बिल्डिंग्स ने जो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं उन्होंने उनकी बेसमेंट्स में बनाए हुए हैं। ओके। क्योंकि किसी की एक है, किसी की 2 बेसमेंट्स हैं, तो उन्होंने बेसमेंट के अंदर ही उसकी अकोमोडेशन भी दी हुई है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ एरिया जहाँ पर वो कर सकते हैं वाला काम। ठीक है। लास्ट थिंग, आपने अगर किसी ऐसी जगह को रेंट आउट करना हो तो उसका प्रोसेस क्या होता है? कि आप सिंपली उस बिल्डिंग में जाके उनके ऑफिस में जाके आप कह देते हो कि जी मुझे ये जगह चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, या उसका प्रोसेस क्या होता है? इट्स अ वेरी नीट एंड सिंपल प्रोसेस। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग, वो बड़ा लेंथी होता है कि उसमें प्रोज एंड कॉन्स बड़े आ जाते हैं। बिल्डिंग्स में बहुत कम चीज़ है ऐसी। बिल्डिंग्स में देयर इज अ सेट पैरामीटर, आपने दिखाया, पसंद करवा लिया, फिर उन्हीं जो बिल्डिंग मैनेजमेंट है, जो ओनर्स ऑफ द बिल्डिंग है, उन्हीं की एक टेम्पलेट होती है जिसको हम लेते हैं। ओके। और ज़्यादातर होता, हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस यही है कि हमें बिल्डिंग ही वो कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। ओके। तो उसमें सिर्फ हमने दोनों लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट के सिर्फ हमने पर्टिकुलर्स हमने डालने होते हैं, वो डालने होते हैं, जो हमारी अमाउंट सेट हुई है वो डालनी होती है, जो एडवांस इन सिक्योरिटी बताई जाती है हमें वो डालनी पड़ती है, और जो छोटे मोटे ऊपर नीचे अगर उन्होंने कोई क्लॉसेस डलवाने होते हैं, उनकी बोथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बोथ का जब कंसेंट आ जाता है उसके ऊपर, देन वी प्रिंट दैट ऑन अ स्टैम्प पेपर
एंड देन विद हमारी फिर एक टाइम आता है इसमें हम साइन लेते हैं, दैट वुड बी इट। ठीक है, और एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इसमें क्या चल रहा है, like, कितने सिक्योरिटी और कितने एडवांस इंस्टॉलमेंट्स? So there is no standard practice, Okay. to tell you the truth, because normally जिस तरह हमारा मार्केट नोम है कि हमें 3+3, उसका ठीक है। मतलब ये है कि 3 months एडवांस एंड 3 months सिक्योरिटी हम हो गया। लोगों को कहते हैं कि जी हमें ये चाहिए। ठीक है। लेकिन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में ज़्यादातर लोग रह रहे होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। लॉन्ग टर्म का मतलब है 1 साल, ठीक है। and then it gets renewed every year। ठीक है। उसमें आपका जो क्लॉजेज आते हैं वो आपके उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ही आ रहे होते हैं। कुछ कहते हैं कि मुझे पूरे साल का एडवांस चाहिए, कुछ कहते हैं मुझे 6 महीने का एडवांस अच्छा। चाहिए, 2 महीने की सिक्योरिटी चाहिए, कुछ लोग इस पे भी मान जाते हैं, कुछ लोग 2+2 पे भी मान जाते हैं। बट अच्छा। दैट इंटायरली डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन बोथ द पार्टीज। ठीक है। सो वी कैन नॉट से कि जी इतना तो कंफर्म होता ही होता है, इसके ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हो जाए, वी कैन नॉट से दैट। वरना नॉर्मल एज अ होल नॉर्मल एक जो कहते हैं ना राइट हैंड रूल वगैरह है, तो दैट इज 3+3। 3+3 3+3 तो 3 महीने की सिक्योरिटी और 3 महीने का 3 महीने एडवांस। का एडवांस होता है। हाँ जी। सही। सो व्यूअर्स, ये हमारे साथ है फतेह, इनके साथ हमने डिस्कशन की रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के ऊपर रेंटल के कॉन्टेक्स्ट में। आई एम श्योर कि काफ़ी चीज़ें का आपको आइडिया हो गया होगा। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कोई भी फर्दर डिटेल्स लेना चाहते हैं, आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।